हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में आती हैं केस स्टडीज़। अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस में केमिस्ट्री की एक केस स्टडी आती है, फिजिक्स की एक केस स्टडी आती है और बायोलॉजी की भी आती है अलग से एक केस स्टडी। एक केस स्टडी में होता क्या है कि बेसिकली आपको दिया होता है एक पैराग्राफ जिसे आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना होता है और फिर उस पैराग्राफ से ही रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं कुछ 4 से 5 सवाल जिनके आपको बिल्कुल सही सही जवाब देने होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि आज के इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं ना, अपन अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू अडा 247 फाउंडेशन चैनल। और हाँ, इस बार का टारगेट आप सभी को याद है कि नहीं कि इस बार हम सभी को मिल करके करने हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 95% पार। और बिल्कुल आइए हम उसी की तैयारी में अभी से लग जाते हैं और अपने आज के लेक्चर को भी फाइनली शुरू कर ही लेते हैं। चलिए बच्चों, सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहली केस स्टडी आपके सामने आ चुकी है। देखते हैं कि यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है और फिर ये भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। आ जाओ। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स सच एज बकमिंस्टर फुलरीन आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ प्योर कार्बन। इसका मतलब बेटा ये है कि इस केस स्टडी में ना, इस पूरे पैराग्राफ में आपसे कार्बन के एलोट्रोप्स की बात की जा रही है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स की। ठीक है। In all 3 allotropes, the carbon atoms are joined together by strong covalent bonds। चाहे वो बेटा डायमंड हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो फुलरीन्स हो, सब में क्या होता है, कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स से जुड़े रहते हैं। ठीक है। बट इन सच डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलोट्रोप्स आर वेरी डिफरेंट। कहने को डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, इन तीनों में क्या होते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स होते हैं जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। लेकिन इन तीनों में एटम्स का अरेंजमेंट, कार्बन के ही एटम्स का बेटा अरेंजमेंट इतना डिफरेंट होता है कि तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम अलग अलग होती हैं। और द केमिकल प्रॉपर्टीज इन सबकी सेम होंगी, क्योंकि डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे फुलरीन्स हो, सब किसके बने हैं, कार्बन के ही बने हैं। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, diamond is the hardest substance known in which carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये कि डायमंड में क्या होता है बेटा। पहली बात तो ये कि इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। दूसरी बात है कि डायमंड में होता क्या है कि एक कार्बन का जो एटम होता है, ठीक है, वो 4 और कार्बन एटम के साथ में जुड़ता है। जैसे कि ये है कार्बन का एक एटम, बेटा मैं डायमंड की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो कार्बन का ये एक एटम है, ये 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ेगा, 1 2 3 4। ठीक है। तो ये एक कार्बन का एटम है, ये आप बोल सकते हो कि जुड़ा हुआ है 4 और दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। और ये जो दूसरे 4 कार्बन एटम्स है बेटा, ये पता क्या करते हैं, ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के आप बोल सकते हो कि कॉर्नर्स पर जाकर के बैठ जाते हैं। ये देखो ना, ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रन का एक शेप बनता होता है, आपको दिखता है लाइक दिस, है ना। तो डायमंड में बेटा एग्जैक्टली ये होता है कि हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ता है। वो चारों कार्बन एटम्स एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स को जाकर के ऑक्यूपाई करते हैं, जिसके कारण डायमंड में बेटा, या डायमंड को आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही हार्ड 3-डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, जो उसकी आप बोल सकते हो कि हार्डनेस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। So forming a rigid 3-dimensional structure, network-like structure. Graphite smooth होता है and slippery and also a very good conductor of electricity. Graphite structure is formed by the hexagonal arrays being placed in layers one above the other। कि डायमंड में मैंने आपको बता दिया कि कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है ना। ग्रेफाइट की भी बात कर लेते हैं। देखो ग्रेफाइट में पता है क्या होता है, हर एक कार्बन एटम जो है वो 3 और दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ता है। जैसे डायमंड में अपन बोलते हैं कि एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ता है। ग्रेफाइट में हम बोलते हैं कि एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम्स के साथ
जुड़ता है, ठीक है। और जुड़ते 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 होता बेटा ये है कि इन कार्बन एटम्स की ना हेक्सागोनल रिंग्स बन जाती हैं। यानी कि हेक्सागोनल रिंग का बेटा मतलब समझते हो ना कि एक रिंग में आएंगे कार्बन के 6 एटम्स। जैसे कि देखो एक रिंग यहां पर अभी मैं तुमको बना के दिखा रही हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये देखो 6 कार्बन एटम्स की एक रिंग बन गई। इसको अपन बोलेंगे क्या बेटा, हेक्सागोनल रिंग। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ता है, वही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। और कुछ इस तरीके से क्या होता है, कार्बन एटम्स की बेटा हेक्सागोनल रिंग्स बन जाती हैं। आप बोलोगे कि मैम इस कार्बन का क्या होगा, अरे बेटा ये भी किसी ना किसी पीछे वाली हेक्सागोनल रिंग का मेंबर होगा, ठीक है। तो कार्बन के जो एटम्स होते हैं इन ग्रेफाइट, बेटा ग्रेफाइट की मैं आपको बता रही हूँ बात, कि कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स में अरेंज होते हैं। और ये जो हेक्सागोनल बेटा रिंग्स जो होती हैं इनकी भी ना लेयर्स बन जाती हैं। जैसे कि मान लो कि ये हो गई एक लेयर। मैंने क्या बोला कि ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स क्या करते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स बना लेते हैं, और इन हेक्सागोनल रिंग्स की भी क्या होती है बेटा, लेयर्स होती हैं। जैसे कि ये एक लेयर हो गई ग्रेफाइट में, ये एक लेयर हो गई जिसमें कि कार्बन एटम्स हेक्सागोनल रिंग्स में अरेंज्ड हैं, ठीक है। ये हो जाएगी नीचे दूसरी लेयर, ये हो जाएगी तीसरी, ये हो जाएगी चौथी। तो ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर बेटा आपको देखने को मिलता है कहाँ, ग्रेफाइट में। और ये जो लेयर्स होती हैं, ये जो लेयर्स होती हैं बेटा, इनके बीच में ना वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस लगते हैं, जो कि वीक फोर्सेस होते हैं। तो उस चक्कर में होता क्या है कि जो लेयर्स है ना वो एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करती हैं। भाई अगर इन लेयर्स को होल्ड करने वाले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं यदि वो स्ट्रांग होते तो जो लेयर्स हैं वो एकदम ऐसी रिजिड रहती है ना, लेकिन हुआ क्या, इन लेयर्स को पकड़ने वाले, होल्ड करने वाले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है बेटा वो खुद ही क्या है, वीक हैं, जिसके चलते लेयर्स जो है ना मस्त एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करते हैं। और इसीलिए अपन बोलते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। अब आपको समझ में आया कि ग्रेफाइट के स्मूथ और स्लिपरी होने के पीछे क्या बड़ी वजह है, कि ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स की क्या होती है, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, लेयर्स में अरेंज्ड होती हैं। वो रिंग्स, हेक्सागोनल रिंग्स लेयर्स में अरेंज्ड होती हैं, और वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाती हैं क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो लगते हैं वो कौन से होते हैं, वीक होते हैं, वो होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। चलो यहां पर वही लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल अरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, बस केस स्टडी उतनी ही थी, पैराग्राफ उतना ही था। अब हम बात करते हैं सवालों के ऊपर, ठीक है। पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बकमिंस्टर फुलरीन, इनमें से कौन सा बेटा है बकमिंस्टर फुलरीन। ऑप्शन ए C40, ऑप्शन बी C50, ऑप्शन सी C60, या लास्ट ऑप्शन डी C70। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी C60। बेटा छोटा सा मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है ना। ये C60 एक्चुअली क्या है, इसको अपन बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन ही है ये, आप बोल सकते हो कि कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, ठीक है। और बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, 60 एटम्स होते हैं, ठीक है। जो आप बोल सकते हो कि एक सॉसर बॉल के फॉर्म में जो है आपस में अरेंज्ड होते हैं। सॉसर बॉल नहीं होती, फुटबॉल नहीं होती जिसमें कि आपको पेंटागोनल रिंग्स और हेक्सागोनल रिंग्स मिलती हैं, है ना। अभी मेरे पास वो है नहीं पिक्चर, वरना मैं आपको दिखाती। तो जो सॉसर बॉल होती है, जो फुटबॉल होती है, उसमें भी आपको पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स मिलती हैं। ठीक वैसे ये C60 क्या है बेटा, एक फुलरीन है, ठीक है। इसका नाम होता है बकमिंस्टर फुलरीन, और इसका शेप बिल्कुल आप बोल सकते हो कि सॉसर बॉल जैसा होता है, इसलिए अपन इसको बकी बॉल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी आप बोल सकते हो कि कार्बन एटम्स की हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होती हैं जो आपस में फ्यूज होकर के एक पूरा बॉल जैसा स्ट्रक्चर फाइनली बन जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन डायमंड, डायमंड में बेटा कार्बन एटम्स के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है। ऑप्शन ए आयोनिक, ऑप्शन बी मेटेलिक, ऑप्शन सी वैन डर वाल्स, या लास्ट ऑप्शन डी कोवैलेंट। तो बेटा इसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। भाई जहां भी तुम्हें कार्बन एटम्स मिले, जहां भी तुम्हें कार्बन एटम्स मिले, समझ जाना कि वहां पर कोवैलेंट बॉन्डिंग ही हुई है, क्योंकि जो अपना
आप बोल सकते हो जो अपने कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, जो अपने कार्बन एटम्स होते हैं बेटा, अगर मैं तुमसे एक कार्बन एटम की बात करूं, देखो ये मत समझना कि मैम आप एक कार्बन एटम की बात कर रही हूँ, बाकियों का क्या होगा बेटा, जो एक की कहानी है वो बाकी की कहानी भी होगी ना। तो एक कार्बन के साथ देखो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप बोलोगे कि मैम 6 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,4, ठीक है। अब ऑक्टेट रूल क्या बोलता है किसी भी एटम को, ऑक्टेट रूल क्या बोलते हैं कि भैया अगर तुम्हें स्टेबल होना है तो तुम्हें अपने आउटर मोस्ट शेल में चाहिए होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर अपन बेटा कार्बन के एटम की बात करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है, होने चाहिए 8 है, कितने 4। तो ये सोचते चलो एक काम करते हैं, 4 और कहीं से लेकर के आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो अपना हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन इसमें जो है कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस होता है जिसमें कि 6 प्रोटॉन्स होते हैं वो साथ नहीं देता, वो बोलता है कि अरे भैया वो 6 प्रोटॉन्स वाला न्यूक्लियस बेटा कार्बन एटम का, वो बोलता है कि अरे भैया ये काम मत करना, ठीक है, ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े हुए हैं, हमारे बस की नहीं है 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना, बस करो बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ये एटम सोचता है कि यार चलो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया जाए, तो इसमें इसका न्यूक्लियस साथ नहीं देता, वो बोलता है कि हमसे और ना हो पाएगा, हम और 4 इलेक्ट्रॉन्स को, हम 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये मत करना, ठीक है। फिर ये सोचते चलो एक काम करते हैं, ये एटम सोचते चलो एक काम करते हैं, अपन ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे अपन इन्हीं को बाहर निकाल करके फेंक देते हैं, गेन नहीं कर सकते, लूज तो कर सकते हैं ना, लेकिन उसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ना एटम से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो है नहीं इसके पास। यानी कि ना ये C4 पॉजिटिव आयन बन सकता है, ना ये C4 नेगेटिव आयन बन सकता है। तो फिर होगा क्या भाई, अगर इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन्स के यदि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो फिर म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग बस वही ऑप्शन होता है कार्बन के पास। और जहां दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की बेटा म्यूचुअल शेयरिंग हो, क्या बनता है वहां पे, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता। तो कार्बन एटम बेटा एक ऐसा एटम होता है कि जब भी जो है ये किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से ही जुड़ता है, यानी कि हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। तो चाहे तुम्हारे पास दुनिया का कोई भी एलोट्रोप क्यों ना हो, रहेंगे तो उसमें कार्बन के ही एटम, मतलब चाहे तुम्हारे पास दुनिया का कोई भी कार्बन का एलोट्रोप क्यों ना हो, रहेंगे तो उसमें कार्बन के ही एटम्स, और हैं तो आपस में कैसे जुड़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। तो ऑप्शन डी होगा इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, अच्छा ये तो हो गया ना। In graphite, the carbon atoms are arranged in layers of option A hexagonal arrays, option B pentagonal arrays, option C heptagonal arrays, या लास्ट ऑप्शन डी octagonal arrays। तो बेटा ये मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ कि ग्रेफाइट में जो लेयर्स होती हैं उनमें कार्बन एटम्स हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड, इनमें से बेटा क्या डायमंड की प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, भाई ये तो प्रॉपर्टी है डायमंड की। इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत रिजिड होता है बेटा, कि इतना आप बोल सकते हो कि हार्ड होता है कि कांच वांच को कट करने वाले जो टूल्स होते हैं उनमें जो है ना डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ये टाइट, इतना कड़क, इतना रिजिड होता है, इतना हार्ड होता है कि ग्लास वगैरह को कट करने वाले जो औजार बनते हैं, जो टूल्स बनते हैं, उनकी टिप को बनाने के लिए डायमंड का इस्तेमाल होता है। तो स्मूथ एंड स्लिपरी तो कतई नहीं होगा। ऑप्शन सी, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है बेटा कार्बन का बना है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो ये कहाँ ही जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा पाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट, इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, नहीं, इसको हम लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेकेंड एंड फोर्थ, कौन सा ऑप्शन है एबीसीडी में से जो सेकेंड एंड फोर्थ को गलत बोल रहा है, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी। तो इस सवाल का बेटा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सॉरी। नेक्स्ट, वाई इज ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि लेयर्स क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करती हैं। जब अपन पेंसिल से, बेटा पेंसिल की जो लीड होती है ना वो क्या है, वो ग्रेफाइट ही है, पेंसिल की जो लीड होती है ना बेटा वो ग्रेफाइट ही है, ठीक है। तो जब भी अपन पेपर पे पेंसिल से लिखते हैं बेटा, तो पता होता क्या है, जैसे जैसे आप लिखते हो पेंसिल की वो जो लीड है वो ग्रेफाइट की बनी है, तो जैसे जैसे लिखते हो ना वैसे वैसे ग्रेफाइट की एक एक लेयर क्या होती है तुम्हारी कॉपी के ऊपर चढ़ती जाती है।
भाई पेंसिल कभी ना कभी तो आप बोल सकते हो कि इस्तेमाल करते करते खत्म हो जाती है ना। कैसे खत्म होती है? क्योंकि जो उसकी लीड होती है वो बनती है ग्रेफाइट की, और जब जब तुम पेंसिल से पेपर पे लिखते हो, ग्रेफाइट की एक एक लेयर जो है बेटा पेपर के ऊपर आती जाती है, तो एक एक लेयर आई ग्रेफाइट की और ग्रेफाइट खत्म हुआ, पेंसिल खत्म हुई, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ इट्स लेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गर टेट्राहाइड्रल पैटर्न, नहीं। ऑप्शन डी बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रेफाइट के पास, इसलिए इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उससे स्लिपरी या सॉफ्टनेस पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, इससे असर पड़ेगा कि उसका लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपस में क्या करती है, दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है ना, इसलिए जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ही होगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट बेटा अपन केस स्टडी पर आते हैं। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर, ओके, अब ये जो केस स्टडी है बेटा ये आई है होमोलोगस सीरीज से। होमोलोगस सीरीज का मतलब तुम लोगों को पता है ना कि वो सारे कंपाउंड्स, देखो एक कंपाउंड की जो भी उसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, एक कंपाउंड के पास उसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किसके कारण होती है? उस कंपाउंड से जुड़े हुए उसके मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप के कारण। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में बेटा, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, मैंने क्या बोला कि एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसके कारण ही उस कंपाउंड के पास क्या आती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। अब मान लो कि मेरे पास 3 कंपाउंड्स हैं और उन तीनों के ही आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स में सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मान लो कि मेरे पास है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास 3 कंपाउंड्स हैं और तीनों ही कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या? अरे भाई तीनों ही मॉलिक्यूल्स में सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, मतलब तीनों की क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी ना हो जाएंगी? तीनों कंपाउंड्स की बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी कि भाई एक कंपाउंड को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी दे कौन रहा है, उससे जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो अगर 3 कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल्स में, तो वो तीनों कंपाउंड्स क्या होंगे, एक जैसे हो जाएंगे, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि वो सारे कंपाउंड्स जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, उनकी पढ़ाई को कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उन सारे के सारे कंपाउंड्स को एक सीरीज में अरेंज कर देते हैं। लेकिन अरेंजमेंट का तरीका क्या होता है? उस अरेंजमेंट का तरीका ये होता है कि सारे के सारे कंपाउंड्स को उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस के सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को एक सीरीज में डालना है, पर क्या तरीका होता है? तरीका बस इतना सिंपल सा होता है बेटा कि हम उनको इनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। यानी कि सीरीज में सबसे ऊपर कौन सा आप बोल सकते हो कि कंपाउंड होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस के सीक्वेंस में अरेंज करने का मतलब यह है कि उस सीरीज में सबसे ऊपर, सबसे पहले जो कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, और उस सीरीज में सबसे नीचे जो कंपाउंड होगा बेटा उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा। तो वो जो सीरीज बनती है ना बेटा, उसी को अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? कि वो सारे कंपाउंड्स जिनके पास जुड़ा होता है या जिनके पास होता है सेम फंक्शनल ग्रुप, उन सारे कंपाउंड्स को उनके इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस के सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं एक सीरीज में, और फिर उसी सीरीज को हम बोलते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज। उसी के ऊपर सवाल है। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरिंग फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर बाय CH2 और 14 मास यूनिट्स। अब देखो ऐसा होता है बेटा कि जब अपन सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को एक सीरीज में अरेंज करते हैं, तो जब अपन आप ये समझ लो, जब अपन एक होमोलोगस सीरीज बना लेते हैं, तो एक होमोलोगस सीरीज में जो 2 सक्सेसिव या 2 एडजेसेंट मेंबर्स जो होते हैं उनके बीच में फर्क होता है एक CH2 यूनिट का। जैसे कि मान लो कि मेरे पास क्या है, अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। तो मेरे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, बस यहीं तक की बात करते, ठीक है, और आगे नहीं जाएंगे। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4।
अब मुझे नहीं पता कि इथेन का क्या होता है, तब मैं क्या करूंगी, मैं नेक्स्ट मेंबर का फॉर्मूला बनाने के लिए जो उसके पिछले जस्ट पीछे वाला जो मेंबर है उसके फॉर्मूला में एक CH2 यूनिट ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट मेंबर का फॉर्मूला बनाने के लिए उसके जस्ट पीछे वाला जो मेंबर था बेटा उसमें मैं क्या करूंगी, एक CH2 यूनिट ऐड कर दूंगी। तो उसका फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, 2 कार्बन हो जाएंगे और 6 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। तो इथेन का फॉर्मूला बन जाएगा C2H6। अब मुझे प्रोपेन का नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके जस्ट पहले वाले मॉलिक्यूल के फॉर्मूला में एक CH2 ऐड कर दूंगी। तो प्रोपेन का क्या बन जाएगा पता है, C3H8। तो होमोलोगस सीरीज की बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, जो 2 सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, एडजेसेंट मेंबर्स है ना, ये नहीं कि मीथेन प्रोपेन इथेन म्यूटेन, ऐसे नहीं, बिल्कुल लगे हुए आप, मतलब आप आगे पीछे वाले है ना, आगे पीछे वाले कि मीथेन इथेन, इथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन पेंटेन, ऐसे जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनके बीच में फर्क होता है एक CH2 यूनिट का, कि अगर पहले वाले में एक CH2 ऐड कर दो तो बाद वाला आ जाएगा, बाद वाले में एक CH2 माइनस कर दो तो उसके जस्ट पहले वाला मेंबर आ जाएगा। ये तो हुआ क्या, एक CH2 का मतलब 14 मास यूनिट्स का मतलब क्या है कि किसी होमोलोगस सीरीज में तो 2 सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, उनके मासेस के बीच में बेटा 14U का डिफरेंस होता है। 14U का क्यों डिफरेंस होता है, मतलब ये समझ लो कि मीथेन का जो भी मास है और इथेन का जो भी मास है, इनके बीच में, इनके मासेस के बीच में कितना डिफरेंस होगा पता है, 14U का होगा। ये फिक्स होता है। आप बात सिर्फ अल्केन की होमोलोगस सीरीज की नहीं, आप चाहे बेटा किसी भी फंक्शनल ग्रुप की सीरीज उठा लो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो कीटोन्स हो, चाहे आप कोई भी बेटा उठा लो होमोलोगस सीरीज, किसी भी होमोलोगस सीरीज में 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो इनके मासेस के बीच में डिफरेंस होता है वो होता है 14U का। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस होता है एक CH2 का। तो बेटा ये जो CH2 है ना, इसका मास कितना होता है, ये एक CH2 यूनिट का मास कितना होता है, 14U का ही तो होता है भाई। 12 हो गया क्या कार्बन, एक कार्बन का मास, और 2 H एटम्स का मास हो गया कितना, 2, तो 12 + 2 कितना, 14U। तो एक CH2 यूनिट का मास होता है बेटा 14U। तो अगर हम बोल रहे हैं कि किसी भी होमोलोगस सीरीज में 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस होता है एक CH2 यूनिट का, इसका मतलब क्या कि उन दोनों सक्सेसिव मेंबर्स के मासेस के बीच में फर्क कितना होगा, 14U का। ठीक है, चलो ओके। और जब हम होमोलोगस सीरीज में बेटा नीचे जाते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है हमें एक ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलता है, दैट इज विद इंक्रीजिंग, जैसे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गए, डाउन द सीरीज जाने पे क्या होता है, वो बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि डाउन द सीरीज जाने पर मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलो हो गया। अब सवाल देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive members in a homologous series in alkanes in terms of molecular mass and number of atoms of elements। कि 2 सक्सेसिव मेंबर्स, जैसे कि हमारे पास क्या है, अल्केन्स हैं, ठीक है ना, अल्केन्स की हमारे पास होमोलोगस सीरीज है, तो उस सीरीज में 2 सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं उनके बीच में, उनके मॉलिक्यूलर मास के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे कितना, 14U का। ठीक है, ये फिक्स होता है, चाहे अल्केन्स हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हो, चाहे वो कीटोन्स की होमोलोगस सीरीज हो, किसी की भी क्यों ना हो, होमोलोगस सीरीज है तो 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में उनके मासेस के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 14U का होगा। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स का कितना होगा बेटा डिफरेंस, CH2 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला एंड द IUPAC नेम ऑफ द नेक्स्ट होमोलोग ऑफ CH3 CH2OH। आपको बेटा एक अल्कोहल दिया हुआ है, यानी कि अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज की बात चल रही है, और उस अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज में जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसके नेक्स्ट वाले कंपाउंड का आपको फॉर्मूला और IUPAC नेम बताना है। तो ये हमें पता चल गया कि होमोलोगस सीरीज किसकी है, अल्कोहल्स की है। मेंबर आपको देखो कौन सा दिया हुआ है, CH3 CH2OH, यानी कि बेटा यहां पर आपको C2H5OH के बारे में बताया जा रहा है। व्हाट इज C2H5OH? अरे मुन्नो, ये तुम्हारा इथेनॉल है, अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज दी हुई है। उस होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर कौन होगा, मीथेनॉल होगा कि नहीं होगा, फिर
लेकिन तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है कि इथेनॉल के नेक्स्ट वाले मेंबर के बारे में तुमको बताना है। मुझे नहीं पता इथेनॉल के बाद कौन सा मेंबर आता है, तो मैं क्या करूंगी, अभी बताया था, पिछले वाले में एक CH2 ऐड कर दो तो नेक्स्ट वाले मेंबर का, जस्ट नेक्स्ट वाले मेंबर का फॉर्मूला तुमको मिल जाता है। तो C2H5OH में एक CH2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, C3H7OH। ये बन गया क्या फॉर्मूला, C3H7OH। अब क्या करेंगे, IUPAC नेम रखेंगे। जरा देखो IUPAC नेम में तुमको मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले अपन चुनते हैं क्या, रूट वर्ड। रूट वर्ड डिपेंड करता है कि भाई कार्बन के एटम्स कितने हैं मॉलिक्यूल में। यहां पर देखो कार्बन के 3 एटम्स हैं, तो 3 के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल होता है प्रॉप, ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन। लेकिन बाद में दिखेगा क्या कि अरे इसमें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए फिर सफिक्स क्या लगता है, ऑल। तो आखिरी के ई को हटा करके क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे ऑल, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो पहले वाले मेंबर में एक CH2 लगा दो तो बाद वाला मेंबर आ जाता है, दैट इज प्रोपेनॉल इस केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू विच होमोलोगस सीरीज द कंपाउंड दिस बिलोंग्स। ये क्या कंपाउंड है भाई, CH3 CH2 CO CH2 CH3। अरे यहां पर तो मुझे कीटोन दिख रहा है यार, मतलब यहां पर कीटोन्स की होमोलोगस सीरीज की बात चल रही है। बहुत बेसिक सवाल है, हम बोलेंगे कि भैया कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कंपाउंड में, इसका मतलब ये कीटोन की ही होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two of the following organic compounds belong to the same homologous series। यहाँ पर बेटा आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं और आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन होंगे जो सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करेंगे। तो बेटा जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करेंगे, है ना। दिस इज इथेन, ठीक है। ये क्या है, C2H6O। ओहो, ये तो इथेनॉल है। अरे C2H6O को बेटा आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, C2H5OH। ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात तो हुई। उसको और कंडेंस करके लिख दिया और कुछ नहीं। C2H4O2 का मतलब क्या है, कार्बन के मतलब हो गए 2 एटम्स और हाइड्रोजन के हो गए 4 एटम्स, ऑक्सीजन के हो गए, ये यार कहीं CH3COOH की बात तो नहीं कर रहा है। ये कार्बन के हो गए 2 एटम्स, हाइड्रोजन के हो गए 4 एटम्स और ऑक्सीजन के हो गए 2 एटम्स। ओ, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है, इथेनोइक एसिड की बात कर रहा है। ठीक है, CH4 दोबारा क्या है बेटा, मीथेन यानी कि अल्केन। तो मुझे लगता है कि ये दूसरा वाला, सॉरी ये पहला वाला और ये लास्ट वाला, ये दोनों क्या है बेटा, अल्केन्स हैं। तो ये सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करेंगे। बाकी ये वाला तो इथेनॉल है, ये वाला इथेनोइक एसिड है, तो ये तो अलग अलग होमोलोगस सीरीज में आ जाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Study the graph given below that represents the boiling points of alcohols compared with alkanes। ओके, ग्राफ दिया हुआ है बेटा जहां पर हम अल्केन्स और अल्कोहल्स, ये जो लाइट वाला बार है बेटा वो किसका है, अल्केन्स का, और जो डार्क वाला बार है वो किसका है, अल्कोहल्स का है। ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सवाल ये है व्हाट डू यू डिपिक्ट फ्रॉम द गिवन ग्राफ। भाई इस ग्राफ को देख करके तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि चाहे कार्बन के एटम्स का नंबर बढ़ता क्यों ना जाए, लेकिन हमेशा अल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम ही होगा, है ना। So from the graph we depict that alcohols possesses higher boiling points as compared to those of corresponding alcohols, sorry alkanes। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पर आ जाते हैं। An organic compound A is widely used as a preservative in pickles and as a molecular formula C. This compound reacts with ethanol to form a sweet smelling compound B। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा जिसका प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अचार वगैरह में। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C। जब ये कंपाउंड इथेनॉल के साथ में रिएक्ट करता है तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड B बनाता है। मतलब कि यहाँ पर बेटा बात चल रही है एस्टर की। और ये जो कंपाउंड A है बेटा, ये और कोई नहीं, ये है तुम्हारा हीरो। बोले तो इथेनोइक एसिड, बोले तो एसिटिक एसिड, बोले तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए, पहला सवाल यही है। तो हमने बता दिया भैया ये कौन है, ये है अपना हीरो एसिटिक एसिड, बोले तो इथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद इथेनॉल टू फॉर्म कंपाउंड बी। तो बेटा
बी क्या है, अपना एस्टर है, और एस्टर के बनने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपसे एस्टरिफिकेशन की इक्वेशन पूछी गई, आ जाओ लिख देते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे अपना हीरो एसिटिक एसिड, फिर अपन लेंगे इसमें इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा करके लिखा है। डाल देंगे इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और डाल करके हीट कर देंगे। बेटा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये क्या करेगा, इनके मिक्सचर में से पानी निकालेगा। कैसे पानी निकालेगा बेटा, कहने को तो ये एसिड है लेकिन फिर भी ये निकालेगा OH ग्रुप और इथेनॉल निकालेगा अपना हाइड्रोजन एटम। कहने को ये एसिड है, इसको अपना H पॉजिटिव आयन निकालना चाहिए, लेकिन ये बोलेगा नहीं नहीं, फॉर अ चेंज मैं क्या करूंगा, मैं अपना OH निकाल करके फेंक दूंगा, और यहां से आएगा इथेनॉल से आएगा H, तो यहां से आ गया OH नेगेटिव, यहां से आ गया H पॉजिटिव, दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे बेटा, पानी बना लेंगे। अब जो बचा है उसको उठा करके तुम जोड़ देना। देखो क्या बचा है, यहां से बचा है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना, यहां से इतना बचा। यहां से क्या बचा, ऑक्सीजन C2H5, तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के साथ, जो आगे जुड़ा होगा C2H5 के साथ, तो ये बन जाएगा बेटा तुम्हारा एस्टर, जिसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट। क्या नाम होगा, इथाइल इथेनोएट, इथेनोएट, ठीक है, इसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट, राइट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये वही देखो रिएक्शन है। हाउ कैन वी गेट कंपाउंड A बैक फ्रॉम B। अब जो B तुम्हारा एस्टर कंपाउंड आप बोल सकते हो कि था, ठीक है, उससे आप दोबारा A पे कैसे जा सकते हो, तो बेटा इसके लिए तो बढ़िया सी जो है वो होती है अपनी सेपोनिफिकेशन की, या एक काम करो, इसको थोड़ा सा आप चेंज करो। हम जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि हम दोबारा इथेनॉल कैसे पा सकते हैं या अल्कोहल कैसे पा सकते हैं फ्रॉम द कंपाउंड बी। एस्टर से दोबारा अपन अल्कोहल कैसे, मतलब एस्टर से अपन अल्कोहल कैसे पा सकते हैं, तो जब अपन रिएक्शन करवा देंगे एस्टर की किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, तो हमको दोबारा से क्या मिल जाएगा, अपना अल्कोहल मिल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर तुम्हारे पास CH3COO C2H5 था, इसकी अपन रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हीट करवा देंगे, तो क्या होगा बेटा, ये अपने आयन में टूटे जाएंगे, है ना। यहाँ पे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पर CH3CO नेगेटिव और C2H5 पॉजिटिव, ऑपोजिट आयंस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा, प्लस यहाँ पर बन जाएगा अपना क्या, सोडियम सॉल्ट, तो CH3COONA सोडियम इथेनोएट, ठीक है। तो सवाल थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चेंज किया है कि हम ऐसा क्या करें कि दोबारा से हमें एस्टर से अल्कोहल मिल जाए, तो उसको अपन रिएक्ट करवा देंगे स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे सवाल को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस एंड राइट द करस्पॉन्डिंग केमिकल इक्वेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, सेपोनिफिकेशन बोलते हैं इसको अपन। रिएक्शन कुछ इस तरीके से कि देखो आपके पास एस्टर है, आपने उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के आपने हीट करवा दिया, क्या बन गया, सोडियम इथेनोएट सॉल्ट है, और अपने पास वापस आ गया क्या, अल्कोहल, ठीक है। अब अगर आप इसको पानी में डाल दोगे, किसको, एस्टर को, अलॉन्ग विद डाइल्यूट H2SO4 और हीट कर दोगे, तो क्या होगा बेटा, दोबारा से आपके पास आपका जो इथेनोइक एसिड है और जो इथेनॉल है वो वापस से आ जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कंपाउंड A रिएक्ट्स विद वॉशिंग सोडा। कंपाउंड A क्या था अपना, इथेनोइक एसिड, जब इसकी रिएक्शन होगी वॉशिंग सोडा के साथ, बेटा वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, जब एक एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, पानी बनता है और निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेटा ये भी तो क्या है, एक एसिड ही है। जैसे कि अपन मिनरल एसिड्स की रिएक्शन पढ़ते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ कि सॉल्ट बनता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये ना होकर के HCl होता तो क्या बनता है, यहाँ पर NaCl बनता, पानी बनता और निकलती कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेटा ये भी तो क्या है, एक एसिड ही है। माना कि ये आप बोल सकते हो कि इथेनोइक एसिड है, लेकिन है तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो है ही ना एसिड, तो वो भी क्या करेगा बेटा, सेम तरीके से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ओके चलिए ये वही रिएक्शन है। नेक्स्ट बेटा केस स्टडी, द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक फोम इज हाई फॉस्फेट कंटेंट इन द वेस्ट वाटर बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट्स यूज्ड इन डाइंग इंडस्ट्रीज, धोबी घाट एक्सेट्रा।
यमुना जी का जो बेटा पानी है वो बहुत मतलब आप बोल सकते हो कि गंदा है, टॉक्सिक फोम जो है वहाँ पर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि धोबी घाट और डाइंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है बेटा, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल होता है और वो जो वेस्ट वाटर है वहाँ से निकल कर कहाँ आता है, यमुना के पानी में ही डिस्कार्ड करते हैं उसको, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या है, टॉक्सिक फोम बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर फॉस्फेट आयंस का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। यमुना पोल्यूशन लेवल इज सो बैड जिससे कि उसके कुछ पार्ट्स जो हैं बेटा, यमुना नदी के कुछ पार्ट्स में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि उस वहाँ के कुछ पार्ट्स को जो है ना लेबल कर दिया है एज डेड, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है एक्वेटिक लाइफ के लिए, इतना पोल्यूशन है, ठीक है। ये देखो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ऐसे झाग झाग पानी के सरफेस पर, यमुना जी के पानी में जो सरफेस है वहाँ पर ऐसा झाग झाग टॉक्सिक फोम बना हुआ है बेटा, अच्छा फोम नहीं, गंदा फोम है, ठीक है ना। चलो सवाल क्या है, पहला सवाल, predict the pH value of the water of the river Yamuna if the reason for the froth is high content of detergents dissolved in it। तो अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यमुना जी के पानी में ज़्यादा झाग वाग ऐसा बन रहा है, फ्रॉथ बन रहा है, फोम बन रहा है, और उसका रीज़न क्या है, डिटर्जेंट्स है, डिटर्जेंट्स का हाई कंटेंट है। तो बताओ भाई उसका पीएच कितना होगा। तो हम सबको पता है बेटा डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट .10H2O है ना, मतलब ये तो चलो अलग बात हो गई। ये क्या है बेटा, आप बोल सकते हो कि वॉशिंग सोडा, दिस इज वॉशिंग सोडा, बेसिकली दिस इज वॉशिंग सोडा है ना। और ये नेचर में कैसा होता है बेटा, बेसिक होता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो फ्रॉथ बन रहा है, जो फोम बन रहा है यमुना जी के पानी में, वो बन रहा है डिटर्जेंट्स के हाई कंटेंट के कारण। तो बेटा जो अपने डिटर्जेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। उनमें ये वॉशिंग सोडा वगैरह होता है ना, तो दे आर बेसिक इन नेचर। और तो क्योंकि इतना सारा बेस आकर के नदी के पानी में मिल रहा है ना, तो उसका पीएच क्या होगा बेटा, तो 7 के ऊपर जाएगा। भाई तुमको पीएच के बारे में पता है ना, कि अगर तुम्हारे पास कोई एसिडिक सोल्यूशन है तो उसका जो पीएच है वो 7 से कम रहेगा, बेसिक है तो उसका पीएच 7 से ज़्यादा रहेगा, और अगर न्यूट्रल है तो उसका पीएच 7 रहेगा, एग्जैक्ट 7 रहेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पानी में ढेर सारा क्या है, डिटर्जेंट्स, और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो इतना सारा बेस आकर के पानी में घुलेगा तो पानी का पीएच क्या होगा बेटा, 7 के ऊपर जाएगा। तो 7 के ऊपर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही दिख रहा है, 10 to 11, तो वही होगा हमारे सवाल का सही जवाब, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द वाटर विद डिटर्जेंट्स डिजॉल्व्ड इन इट। पानी जिसमें कि डिटर्जेंट घुला हुआ है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके बारे में, मतलब ऑप्शन ए, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन बेटा, जब कोई एसिड को आप पानी में डालते हो तो वो अपने H पॉजिटिव आयंस में मतलब वो टूटता है, ठीक है ना। ये H पॉजिटिव आयंस बेटा बहुत अनस्टेबल होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी के साथ मिल करके H3O पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मतलब कि ये हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं, ठीक है। तो पानी जिसमें कि डिटर्जेंट घुला हुआ है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कि उस पानी में, उस डिटर्जेंट वाले पानी में OH नेगेटिव आयंस का, मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और ये जो हाइड्रोनियम आयंस है इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ऑप्शन बी, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ऑप्शन सी, कि हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन इन दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है कि बराबर बराबर होगा। देखो बेटा ऐसा है, जिंदगी में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो भी तुम्हारे पास सोल्यूशन आता है उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं। ये क्या मैंने बोल दिया बेटा, ये सच है, ये जीवन का सत्य है कि तुम्हारे पास जो भी सोल्यूशन आए, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, उस सोल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दोनों ही होते हैं। यदि सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है OH नेगेटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन से, तो वो हो जाता है एक एसिडिक सोल्यूशन। यदि तुम्हारे सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो सोल्यूशन बन जाता है बेसिक। और अगर किसी सोल्यूशन में दोनों ही का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर है तो वो बन जाता है न्यूट्रल। जैसे कि तुम्हारा पानी, भाई पानी में भी तो क्या होता है, उसको तोड़ो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर मैंने क्या बोला, चाहे तुम्हारे पास कोई भी सोल्यूशन क्यों ना हो, उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दोनों ही होते हैं। डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है किसका कम है, उसके हिसाब से नेचर डिसाइड हो जाता है। यदि H पॉजिटिव आयंस ज्यादा हुए तो सोल्यूशन एसिडिक, अगर OH नेगेटिव आयंस ज्यादा हुए तो बेसिक, और अगर बराबर बराबर हुए तो न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई पानी में डिटर्जेंट मिला हुआ है, व्हाट इज डिटर्जेंट, बेसिक इन नेचर,
यानी कि उस डिटर्जेंट वाले पानी में क्या होगा, OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा H पॉजिटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन से। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बेटा, ऑप्शन बी। ठीक है, चल नेक्स्ट। The table provides the pH value of 4 solutions PQRS. Which of the following correctly represents the solutions in increasing order of their hydronium ion concentration? 4 solution है बेटा PQRS, इनकी pH values आपको दी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, इन solutions को एक सीरीज में आप बोल सकते हो कि डालना है। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि H3O पॉजिटिव। ठीक है ना, इन सारे सॉल्यूशंस को इनके हाइड्रोनियम आयंस कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपको अरेंज करना है। मतलब कि सबसे पहले आप वो सॉल्यूशन लोगे जिसमें कि इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा, सबसे आखिरी में आप वो सॉल्यूशन लोगे जिसमें कि इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा तुमको मैंने अभी भी बताया था कि ये हाइड्रोनियम आयंस कब बनते हैं, जब कोई एसिड पानी में जाकर के H पॉजिटिव आयंस निकालेगा, और ये H पॉजिटिव आयंस जब पानी में जाके ऐड होंगे तो जाकर के बनते हैं ये हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि जिस सॉल्यूशन का pH जितना कम वो उतना ज्यादा एसिडिक है ना, और जितना ज्यादा एसिडिक उसमें H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा। और अगर उस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या, वो पानी में जाकर के उतने ही क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयंस भी बनाएगा। तो जरा देखो इनमें से सबसे कम pH किसका है, P का है, 2 pH है, मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब कि इसमें H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, यानी कि क्या करेगा, सबसे ज्यादा बनाएगा हाइड्रोनियम आयंस। इसको अपन कहाँ रखेंगे बेटा, सबसे आगे रखेंगे। सबसे ज्यादा pH किसका है, ये S का है, इसका मतलब इसमें H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बेटा pH देखो ना कितना है, 11 है, मतलब ये क्या है बेटा, नेचर में बेसिक है। इसका मतलब इसमें H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा pH है इसका, इसका मतलब इसमें H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, तो ये हाइड्रोनियम आयंस भी सबसे कम बनाएगा। तो सबसे पहले अपन किसको रखेंगे, S को रखेंगे। उसके बाद में किसको रखेंगे, देखो इससे कम pH किसका है, Q का है, तो इसमें भी क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसका भी कम ही होगा। ठीक है, और उससे ज्यादा, उससे कम pH किसका है, R का है। तो ये बन गया बेटा प्रॉपर सीक्वेंस S Q R N P। ऑप्शन सी दिखा रहा है तो वही होगा ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट आयन इन द रिवर यमुना में लीड टू, फॉस्फेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो बना हुआ है ज्यादा यमुना नदी के पानी में, उससे क्या होगा। ऑप्शन ए, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ अल्गी, कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और अल्गी की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन बी, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और अल्गी की ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ अल्गी, कि अल्गी भी ग्रो करेंगे और ऑक्सीजन का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन डी, डिसॉल्व्ड लेवल जो है ऑक्सीजन का वो कम हो जाएगा और अल्गी की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो बेटा इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। फॉस्फेट आयन जो होते हैं ना बेटा, वो अल्गी की ग्रोथ को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो अगर फॉस्फेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पानी में बढ़ गया है ना, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन पानी में बढ़ गया तो अल्गी की ग्रोथ क्या होगी बेटा, बढ़ती जाएगी। वो क्या करेगी, अब अल्गी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, तो वो क्या करेगी, पानी के सरफेस पे फैलती जाएगी, पानी के सरफेस को कवर करती जाएगी। तो नीचे तक जो है बेटा आप बोल सकते हो कि गहराई तक ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंच पाएगी। तो हम बोलेंगे कि इंक्रीज्ड अल्गल ग्रोथ एंड डिक्रीज्ड लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, if a sample of water containing detergents is provided to you, which of the following methods will you adopt to neutralize it? डिटर्जेंट वाला पानी अगर आपको किसी ने दिया है तो उसको आप न्यूट्रलाइज कैसे करोगे। ऑप्शन ए, उस पानी को बेकिंग सोडा के साथ ट्रीट करोगे, उस पानी को विनेगर के साथ करोगे ट्रीट, उस पानी को आप कॉस्टिक सोडा के साथ में ट्रीट करोगे, या उस पानी को आप वॉशिंग सोडा के साथ में ट्रीट करोगे। तो बेटा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनेगर। भाई मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि जो अपने डिटर्जेंट्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो अगर आपके पास एक बेसिक
सोल्यूशन आया, मतलब आपने डिटर्जेंट को पानी में डाला, आपने बेस को पानी में डाला, आपके पास एक बेसिक सोल्यूशन है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नलिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, एक एसिड का ही इस्तेमाल करोगे ना। एंड व्हाट इज विनेगर, विनेगर बना होता है अपने वो हीरो का, एसिटिक एसिड का, है ना, तो उसमें क्या है, विनेगर में क्या है, एसिड है, तो उसको अपन डालेंगे, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस ही एक दूसरे को क्या कर सकते हैं बेटा, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। चलिए ओके, लास्ट केस स्टडी अपने सामने आती है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, अधिकतर जो डर्ट है बेटा वो नेचर में क्या होती है, ऑयली होती है, ठीक है। एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ऑयल पानी में डिजोल्व नहीं होता, सबको पता है। The molecules of soap and sodium, अच्छा, the molecules of soap are sodium and potassium salts of long chain carboxylic acids or fatty acids. The ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil. देखो ऐसा है बेटा, अगर आप एक सोप मॉलिक्यूल की बात करोगे, ठीक है, अरे अरे क्या हुआ, यहां पर देखो, ये क्या है, सोप मॉलिक्यूल है तुम्हारा। सोप मॉलिक्यूल का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है जो ये वाला पार्ट है बेटा, इसमें तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, देखो ना, कार्बन के 17 एटम्स हैं, 35 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इन सब के बीच में बेटा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स मिलेंगे। मतलब कि जो ये वाला पार्ट है तुम्हारे सोप मॉलिक्यूल का, ये क्या होगा, दिस विल बी द कोवलेंट पार्ट, ठीक है। कोवलेंट है, इसका मतलब क्या होगा, नॉन आयोनिक होगा, नॉन आयोनिक होगा, ठीक है, नॉन आयोनिक पार्ट होगा ये। नॉन आयोनिक है, इसका मतलब क्या, ये होगा नॉन पोलर, मतलब ये पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व नहीं होना चाहेगा। सोप मॉलिक्यूल का बेटा ये वाला जो पार्ट है वो है कोवलेंट पार्ट, नॉन आयोनिक पार्ट, नॉन पोलर, मतलब ये पानी में नहीं घुलेगा। और अगर ये पानी में नहीं घुलेगा तो ये पानी के दुश्मन में जाके घुलने की कोशिश करेगा। व्हाट इज पानी का दुश्मन बेटा, ऑयल। तो बेटा ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, लेकिन ऑयल लविंग पार्ट, इसको पानी से तो डर लगता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है ये, पानी से इसको डर लगता है, लेकिन तेल से इसको प्यार होता है। वो ना दुश्मन को दुश्मन दोस्त होता है, तो इसको पानी पसंद नहीं है, तेल को भी पानी पसंद नहीं है, तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। वहीं जो ये वाला पार्ट होता है, यहां पर आपको देखो आयंस मिलेंगे, ये Na पॉजिटिव आयन मिलेगा, ये CO नेगेटिव आयन मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है आयनिक पार्ट, मतलब ये होता है पोलर पार्ट, मतलब कि ये पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, मतलब कि बेटा ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, इसको पानी से प्यार है। इस जो ये वाला पार्ट है नॉन पोलर, वो हाइड्रोफोबिक है, और ये जो है ना पोलर वाला पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक है बेटा, इसको पानी से प्यार है। अब इसको पूरे जो सोप मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इस पूरे सोप मॉलिक्यूल में तुमको दो पार्ट्स मिलेंगे, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। ये पानी में जाके घुलने की कोशिश करेगा, ये तेल में जाके घुलने की कोशिश करेगा, ये पानी से दूर भागेगा, ठीक है। अब इसी सोप मॉलिक्यूल को बेटा अपन टेडपोल स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। टेडपोल स्ट्रक्चर का जो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है आयोनिक पार्ट को, यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट को, और जो इसकी टेल होती है बेटा, जो टेल होती है ये डिनोट करती है इसका ये नॉन पोलर पार्ट, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, नॉन पोलर पार्ट यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है ना। तो हेड और टेल का मतलब समझ में आ गया, हेड मतलब आयोनिक पार्ट, मतलब कि हाइड्रोफिलिक पार्ट, टेल मतलब नॉन पोलर पार्ट यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे कि तुम एक बर्तन में पानी लोगे, अभी अपन कपड़े धोना सीख रहे हैं, ठीक है ना। तुमने एक बर्तन में बाल्टी में पानी लिया और तुमने उसमें डाल दिया क्या, साबुन। अब जो सोप मॉलिक्यूल्स बेटा पानी में आए हैं, जरा उनका तुम अरेंजमेंट देखना कैसा होगा, कुछ इस, अरे कैसा बन गया, कुछ इस तरीके का। वो तुमने परेश रावल की एक मूवी देखी होगी ना, कौन सी पिक्चर है वो, भूल भुलैया। उसमें परेश रावल बोलते हैं मुझे कोई डर नहीं है ये बताने में कि मुझे डर लग रहा है इस समय, तो सब लोग क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। जब बेटा डर लगता है तो अपन को लगता है ना कि कोई साथ में चले, अपने डर कम लगेगा। यही बात
सोप ये सब बेटा क्या है, सोप मॉलिक्यूल्स है ना, तुमको दिख रहा होगा ये सारे सोप मॉलिक्यूल्स हैं, इन सबके हेड हैं, और ये जो मैंने डिजाइन बनाई है ये सब क्या है बेटा, सोप मॉलिक्यूल्स की टेल है। टेल क्या बताती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, और हेड क्या बताता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है ना। तो जितने भी तुमने सोप मॉलिक्यूल्स डाले हैं, सपोज तुमने बहुत सारे डाले हैं, उनमें से जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, सोप मॉलिक्यूल्स हैं, वो बेटा पानी में जाकर के कुछ इस तरीके से क्लस्टर बना लेते हैं। मतलब जितने भी तुमने सोप मॉलिक्यूल्स डाले हैं बेटा पानी में, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से पानी में जाकर के क्लस्टर, गुच्छे बना लेते हैं। अभी तो यहाँ पर तुमको एक ही गुच्छा दिख रहा है, ऐसे तुमको यहाँ पे बहुत सारे गुच्छे मिलेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर तुमको बहुत सारे गुच्छे मिलेंगे, और इन सभी क्लस्टर्स को बेटा अपन बोलते हैं माइसिल्स। क्या बोलते हैं, माइसिल्स बोलते हैं, इन सबको अपन बोलते हैं माइसिल्स। दीज आर माइसिल्स, ठीक है ना। इन सोप मॉलिक्यूल्स के बेटा क्लस्टर को अपन बोलते हैं माइसिल्स। हर एक क्लस्टर में, हर एक माइसिल में आपको 100 सोप मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इनका अरेंजमेंट देखो। जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं बेटा, भाई उनको तो पानी से डर लग रहा है, लेकिन आना तो है ही पानी में। तो हाइड्रोफोबिक टेल्स बोलती हैं सोप मॉलिक्यूल्स की, क्या डर तो लग रहा है, लेकिन अगर इस डर से अपन को वो करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। तो इसीलिए इन एक क्लस्टर में जितने भी सोप मॉलिक्यूल्स आते हैं, उन सभी की जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं बेटा, वो सब पास पास आ जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं। यानी कि अपन ये बोलते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो कहाँ आ गई है, क्लस्टर के इंटीरियर में। जो गुच्छा बना है, जो क्लस्टर बोल रही हूं मैं मिला दिया मैंने। क्लस्टर का मतलब ही होता है क्या बेटा, गुच्छा। तो गुच्छे के देखो अंदर इंटीरियर में, क्लस्टर के इंटीरियर में देखो कौन आई है, हाइड्रोफोबिक टेल्स आई हैं। ये गुच्छा बना, ये क्लस्टर बना। तो क्लस्टर के इंटीरियर में अंदर तुमको क्या दिख रहा है, हाइड्रोफोबिक टेल्स सोप मॉलिक्यूल्स की। और इस क्लस्टर के सरफेस, लो वापस आ जाओ, अरे यार उड़ गया, कोई बात नहीं बेटा, हम दोबारा से मेहनत करेंगे। वापस आ गया ओके, मैं क्या बोल रही थी, हाँ। तो क्लस्टर के इंटीरियर में तुमको हाइड्रोफोबिक टेल्स मिलेंगी, ठीक है। और ये जो क्लस्टर है, इसके सरफेस पर देखो, इसके सरफेस पर कौन बैठे हुए हैं, इसके सरफेस पर ये हाइड्रोफिलिक हेड बैठे हुए हैं, यानी कि सोप मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सवाल यही बनता है कि पानी में जाकर के सोप मॉलिक्यूल्स का या माइसिल्स में क्या अरेंजमेंट होता है। तो अपन बोलते हैं कि भैया क्लस्टर के इंटीरियर में हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं और क्लस्टर के सरफेस पर हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक कपड़ा आ गया, कपड़े पे लगा हुआ था ऑयल, ये दिस इज ऑयल। अब इस ऑयल को कपड़े से हटाने के लिए पता है क्या होता है, ये जो माइसिल्स बने हैं ये आकर के बेटा इसके ऊपर अटैक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि ये माइसिल आया है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो पता है कैसे अटैक करेगा भाई, तुमको मैंने पहले ही बताया था, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, पर वो क्या होती हैं, ऑयल लविंग होती है कि नहीं होती है। अभी ये सारी जो टेल्स हैं सोप मॉलिक्यूल्स की, इकट्ठा क्यों है, आस पास क्यों है, क्लस्टर के अंदर क्यों है, क्योंकि उनको पानी से डर लग रहा है। लेकिन जैसे ही देखेंगे कि अरे कपड़ा आया है, कपड़े में ऑयल लगा हुआ है, अरे ऑयल से तो हमको प्यार है, तो बेटा ये सारे के सारे सोप मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इस ऑयल को अटैक करने के लिए। और ऑयल के ऊपर अटैक कौन करेगा, इन सोप मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोफोबिक टेल्स। क्यों, उनको पानी से डर लगता है लेकिन उनको ऑयल से प्यार है, तो वो ऑयल से चिपकने की कोशिश करेंगी। कुछ देखो इस तरीके से ये आ जाएंगे सारे सोप मॉलिक्यूल्स, इसके ऊपर अटैक करेंगे, घेरेंगे। बेसिकली जो ऑयल लगा हुआ है ना कपड़े के ऊपर, उसको ये घेरेंगे सोप मॉलिक्यूल्स, कौन, उनकी हाइड्रोफोबिक टेल्स। और घेरते 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 घेरते, जैसे कि मान लो कि ये ऑयल लगा हुआ है, मान लो ये नीचे कपड़ा है, इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, ठीक है ना, ये हाथ के मेरा ऑयल है। अब ये सोप मॉलिक्यूल्स बेटा आ रहे हैं, इनकी हाइड्रोफोबिक टेल्स आ रही हैं, ठीक है ना, और ये इसको घेर रही हैं, घेर रही हैं, घेर रही हैं, घेर रही हैं। जब ये पूरा घेर लेंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, ये सोप जो ऑयल था वो कपड़े से डिटैच हो जाएगा। यानी कि इन माइसिल्स के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, देखो कुछ इस तरीके से ऑयल आकर के ट्रैप हो जाएगा। और फिर ये जो माइसिल्स हैं जिनमें कि ऑयल ट्रैप्ड है, वो पानी में सस्पेंडेड रहेंगे, पानी फेंकेंगे तो माइसिल्स अलोंग विद ऑयल सब निकल जाएगा, कपड़ा आपका साफ हो जाएगा, ठीक है। चलो, सोप मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आपने देखा यहां पर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना।
Okay, the soap molecules thus form structure called micelles, where one end of the molecules is towards the oil droplet and the ionic part जो होता है वो कहाँ होता है, बाहर होता है. This forms an emulsion in water. The soap micelle thus helps in pulling out the dirt in the water and we can wash our clothes clean. ठीक है, आ जाओ बेटा. What is hydrophobic end? हाइड्रोफोबिक एंड क्या होता है बेटा? तो सोप मॉलिक्यूल्स क्या आप बोल सकते हो कि दो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक के लिए अपन बोल सकते हैं कि जो इंटरेक्ट करता है हाइड्रोकार्बन के साथ और जो पानी में घुलता नहीं है. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइसिल, तो वो आप ऐसे बनाओगे. ध्यान रखना, हेड्स का होंगे बेटा क्लस्टर के सरफेस पर, टेल्स का होंगी क्लस्टर के अंदर. ठीक है, और ये मेंशन भी करना हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड्स. ठीक है. What are scums? बेटा स्कम्स क्या होते हैं? देखो ये ना इनसॉल्युबल आप बोल सकते हो कि सब्सटेंस. इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं बेटा केमिस्ट्री में? प्रेसिपिटेट ही बोलते हैं. ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल आप बोल सकते हो कि सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में, जाहिर सी बात है घुलने तो वाले नहीं है, तो पानी के ऊपर आकर के ना ऐसे तैरने लगते हैं. एक सफेदी सी जो है ना आ जाती है. देखो होता क्या है, जब अपन हार्ड वाटर की बात करते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर. ठीक है ना, जब अपन बात करते हैं हार्ड वाटर की, अपन बोलते हैं ना कि यार पानी बहुत हार्ड है यहाँ का. जैसे कि कोई जगह हो गई ना वहाँ का पानी बहुत हार्ड है, वहाँ पे अगर आप कपड़े धोगे ना तो नॉर्मल जो साबुन होता है उससे कपड़े नहीं धुलते. क्यों? क्योंकि पानी हार्ड है. पानी की हार्डनेस का मतलब क्या है बेटा? कि उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं. आई बात समझ में? उसमें क्या है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, जैसे सल्फेट्स वगैरह हो गए. तो जब आप ऐसा पानी जिसको कि आप हार्ड बोल रहे हो, जिसमें कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं, है ना, सल्फेट्स वगैरह, जब आप वैसे पानी में क्या करते हो बेटा? साबुन डालते हो तो जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाकर के रिएक्ट कर जाते हैं बेटा ये कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ, और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, वो प्रेसिपिटेट बन जाता है जो कि पानी के सरफेस के ऊपर आकर के इकट्ठा होने लगता है सफेद सफेद सा. उसे हम बोलते हैं स्कम. तो हार्ड वाटर में बेटा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि सल्फेट्स वगैरह, और जब अपन उस पानी में साबुन डालते हैं तो साबुन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाकर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस या सॉल्ट्स के साथ जो है रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण बन जाता है क्या? एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो पानी के सरफेस के ऊपर आके इससे तैरने लग जाता है, जिसे अपन बोलते हैं स्कम. ठीक है, चलो what is hard water ये देख लो. the water which contains calcium and magnesium salts in it and form insoluble precipitate when treated with soap are called is called hard water. How to remove the hardness of water? Okay, to remove hardness of water, the water is treated with soap or detergent. पानी की बेटा हार्डनेस को हटाने के लिए पानी को ट्रीट करना चाहिए सोप या डिटर्जेंट के साथ. तो इसका जवाब होगा क्या? डिटर्जेंट के साथ. क्यों बेटा? सोप को अगर तुम डालोगे हार्ड वाटर में तो तुमको मैंने अभी भी बताया कि क्या बनता है? स्कम बन जाता है. हार्ड वाटर में बेटा साबुन नहीं चलता, डिटर्जेंट्स चलते हैं. ठीक है, सो डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर एज दे कंटेन सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स, आयंस एक्सेट्रा. ये पूरी डेफिनेशन बेटा तुम्हारी डिटर्जेंट की कहाँ लिखी हुई है? एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है. ठीक है, चलो ओके गाइस, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. आज अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर के. आज के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के हम सॉल्व करेंगे. तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में. तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.